हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 6 कॉर्पोरेट लॉज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। सो अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये जो एक्ट था ये इट was an act of 1985 and ये जो act था it was passed in 1986 and finally it came into effect in May 1987. So इस एक्ट के बारे में, जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है, ये किस तरीके का एक्ट है, 1985 में जो आया, जो इट केम इन टू इफेक्ट इन मई 1987, ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो है नीड क्या रहा, कि हमें जो है इस एक्ट का नीड ही क्या रहा, क्यों हमें लगा कि भाई ये एक्ट हमको चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या, जो सिक इंडस्ट्रीज थे, सिक इंडस्ट्रीज के कारण क्या होता था, सिक इंडस्ट्री क्या होता है, सिक इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इंडस्ट्री जो कि एकदम उसका एंड पॉइंट आ गया हो, जो डूबने वाला हो, जो एकदम ही वाइंड अप होने वाला हो। सो ऐसे कंपनी के हालात किस तरीके से होंगे। ऐसे कंपनी में ऑब्वियसली लॉस ऑफ प्रोडक्शन आपका रहेगा, है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वहाँ पे लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोग जो होंगे उसके, उन लोगों की जॉब चली जाएंगी, एकदम से फायरिंग वगैरह होगा, है ना, सब लोगों को जो है वो निकालते चले जाएंगे और जो लोग ऑलरेडी है उनको सैलरी वगैरह, तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही होगी। लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है ये हमारे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सो ये जो है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बड़ा सा भार ही है, एक तरीके से सभी के लिए, लोगों के लिए भी, मतलब हर तरीके से जो है ये डूब रहा है। सो यहाँ पे जो है द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सेंचुएटेड बाय द अलार्मिंग इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ सिकनेस इन इंडस्ट्रियल कंपनी। सो यहाँ पे जो था उस टाइम पे सिक इंडस्ट्रीज जो थे, सिकनेस जो था इंडस्ट्रियल कंपनीज में बहुत ही ज्यादा था। सो यहाँ पे ये सोचा गया कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू फुल्ली यूटिलाइज द प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एसेट्स, अफोर्ड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट वुड बी इम्पेरेटिव टू रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट द पोटेंशियली वायबल सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एज क्विकली एज पॉसिबल। सो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई अब ये सारे तो डूब ही रहे हैं, बट क्या हम इनको रिवाइव कर पाएंगे। अगर रिवाइव करना भी है ना किसी चीज को, तो उसको क्विकली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर दो। सो इसके लिए यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे वो डूब तो रहा है ये चलो, बट क्या पता हम उसके एसेट वगैरह बेच के जो है, अगर उसको उस पर बहुत ज्यादा कर्जा है, क्या पता हम उसके एसेट बेच के कर्जा चुका सके, या फिर क्या पता हम उसके एसेट बेच के जो है एम्प्लॉइज की तनख्वाह वगैरह दे सके। बट जो भी करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एट द एंड में जो है, एंड मौके पे भी जो है, मतलब हम जो है मैक्सिमम उसका फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हैं उस एसेट्स का, उसके एसेट्स का, या फिर अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो मैक्सिमम तरीके से प्रोडक्शन हो। सो यहाँ पे जो है ऑप्टिमम उसका हर चीज करने के लिए, हर यूटिलाइज करने के लिए, हम फुल्ली प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एसेट का फुल यूटिलाइजेशन वगैरह करने के लिए, उसके या फिर कोई पुराने पार्ट्स हो, उन पुराने पार्ट्स को सैल्वेज करने के लिए, सैल्वेज करके हम क्या करेंगे, उसको बेच के, पुराने एसेट्स वगैरह अगर उसके हैं, सो उन एसेट को बेच के हम, जैसे बैंक से बहुत सारा लोन वगैरह लिया हुआ है, सो लोन वगैरह जो है वो रीपे करने में ये सारा पैसा काम आएगा। बट इसके लिए जो क्या चाहिए हमको, एक ना क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। आप यहाँ पे डिले नहीं कर सकते। प्लस ये भी देखा गया कि देयर हैज बीन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज थे, बहुत सारे एजेंसीज थे जिनके थ्रू आपको जाना पड़ता था, बहुत सारे एजेंसीज थे जो कि सिक इंडस्ट्री के साथ डील करते थे, और इन सब का कोऑर्डिनेशन होना जो था बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सो कोऑर्डिनेशन इन सारे एजेंसीज में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा लॉज उनको गवर्न करते थे। सो सिक इंडस्ट्री को एक तरीके से गवर्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, उसके साथ डील करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। सो यहाँ पे द नीड वॉज फेल्ट टू प्रोवाइड फॉर टाइमली डिटेक्शन ऑफ सिकनेस इन इंडस्ट्रियल कंपनी। तो यहाँ पे अगेन वो नीड फील हुआ कि भाई हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा कुछ लॉ लेके आए जिससे कि हम जो है टाइमली जो है, अगर इंडस्ट्रियल कंपनी में सिकनेस आ रहा है, हम उसको टाइमली एक तो डिटेक्ट कर पाए। अगर टाइमली डिटेक्ट करोगे तो क्या कर पाओगे, आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे ताकि आप उसको रिवाइव कर पाओ। सो रिवाइव, अगर क्या हम किसी सिक इंडस्ट्री, अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री जो सिकनेस की ओर जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, बट एकदम से अगर वो सिकनेस की ओर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास कुछ चीज है
सो इसके लिए हमें स्पेशल नीड लगा कि भाई एक ना लॉ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, एक कुछ एनफोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए, प्रॉपर एजेंसीज इसकी होनी चाहिए, जिससे कि हम जो है डिटेक्ट कर पाए जब भी कोई इंडस्ट्री सिक होती चली जाए, और हम जो है उसको मैक्सिमम, उसके एंड पॉइंट पे उसको मैक्सिमम फुल्ली तरीके से जो है उसका प्रयोग कर पाए। किस तरीके से, अगर उसका सैल्वेज वगैरह एसेट को सैल्वेज कर पाए, हम सैल्वेज कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, जो भी बचा कुछ एंड का फंड है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज वगैरह करने के लिए। सो ये इसलिए हमें लगा कि भाई सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो है वो हमें चाहिए। सो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक ऑब्जेक्टिव, सिक इंडस्ट्री जो है, सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट 1985, इसका मेनली तो ये है भाई डिटेक्शन करना, ठीक है। सो इसका मेन एम ये है कि टाइमली डिटेक्शन करना कि भाई हमारा जो है कैसे इंडस्ट्री जो है अगर डाउनफॉल हो रहा है या फिर स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, सो हम जल्दी से उसको पहले तो डिटेक्ट कर पाए। सेकेंड वन इज स्पीडी डिटर्मिनेशन बाय अ बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द प्रिवेंटिव, रेमेडियल एंड अदर मेजर्स व्हिच नीड टू बी टेकन। भाई एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड बोर्ड हो, ऐसे बोर्ड जिसमें स्पेशलाइज्ड लोग हो, जिसमें एक्सपर्ट लोग हो इस फील्ड में, ताकि वो जल्दी से डिटरमाइन कर पाए, स्पीडली तरीके से वो डिटरमाइन कर पाए कि बैलेंस शीट वगैरह देख के कि भाई ये कंपनी तो डूबने वाली है ना। सो हमें यहाँ पे जो है ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए, एक उसका जो कि स्पीडी तरीके से डिटरमाइन कर पाए, स्पीडी तरीके से कोई भी मेजर लेना हो, रेमेडियल एक्शन अगर आपको लेना हो तो वो जल्दी से ले पाए। सो ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपीडिशंस एनफोर्समेंट ऑफ द मेजर्स सो डिटरमाइंड। एंड जो भी आपने मेजर्स यहाँ पे लिए हैं, सेकेंड स्टेप में जो भी आपने मेजर्स लिए हैं उस मेजर्स को आप एनफोर्स करो। नेक्स्ट अगर हम एक और भी देखें, सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट इन नमित आर कमानी वर्सेस आर कमानी AIR 1989, उन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सीका यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट जो है उसका और भी उसके ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन आप दोगे एम्प्लॉयमेंट को, आपके जो लोग काम कर रहे, इतने सालों से आपके अंडर जिन लोगों ने काम करा है उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दो। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फंड्स एंड अवेलेबल प्रोडक्टिव एसेट, ऑप्टिमाइज करो जितने भी आपके अवेलेबल फंड्स है, जितने भी आपके अवेलेबल एसेट्स है, उन सबका आप ऑप्टिमम तरीके से यूज करो। एंड द थर्ड वन इज रियलाइजिंग अमाउंट ड्यू टू बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिटर्स, जितने भी आपके ड्यू हैं, जितने भी आपने कर्जा लिया है, भले ही आपने बैंक से कर्जा लिया हो, भले ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हो, सो इन सबको आपको जो है चुकाना है किसी भी ना किसी तरीके से। And one more is there to provide efficient authority consisting of experts for expeditious determination of measures to avoid time consuming procedure। अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। आपका जो बोर्ड है, आपका जो बोर्ड आपने बनाया है, उस बोर्ड में जो है एकदम एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए। एक्सपीरियंस लोग होने का फायदा यही है क्योंकि भाई एक्सपीरियंस से बंदे को पता लग जाता है कि आपको ना, मतलब फाइनेंस उसके देख के ही, उसकी डेटा देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ये डूबने वाला है। तो ऐसा हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड चाहिए। सो ये है सारा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सीका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो है एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज ऑफ सीका, यानी कि ये जो है किन किन लोगों पे या किन किन इंडस्ट्रीज पे जो है ये एप्लीकेबल है। नाउ सीका एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे के पूरे इंडिया में ये एक्सटेंड करता है, यानी कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा इंडस्ट्री हो जो कि सिक हो, वो उस पे एप्लीकेबल होगा। इट्स प्रोविजन अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रियल कंपनीज इन द इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। सो वो जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का, उसमें जो कंपनी जो भी स्पेसिफाइड है वो उस पे एप्लीकेबल है। It may thus be noted that for an establishment to be covered under SICA, it must be owned by a company registered under the Companies Act। So यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंडस्ट्री अगर वो सीका के अंडर आएगा, इट शुड बी कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑल्सो, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है हमारा एकदम बाप वाला एक्ट है, इस एक्ट में कवर्ड होना चाहिए, तभी वो सीका में भी कवर्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट द शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री को छोड़ के ये जो एक्ट है एक्चुअली सब पे अप्लाई होता है। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो प्रैक्टिकली हर सारे के सारे इंडस्ट्रीज को कवर करता है, बट एक्सेप्ट योर शिपिंग इंडस्ट्री।
क्या ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अंडरटेकिंग्स को कवर अप करता है? यस, बिल्कुल। सो ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट अंडरटेकिंग दोनों को ये क्या करता है, ये कवर अप करता है। सो एप्लीकेबिलिटी हमने देख लिया, हमने कवरेज देख लिया। अब हमने देख तो लिया कि भाई किन किन पे ये एप्लीकेबल होता है। अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे ये एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये जो एक्ट है, इट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनिट्स दैट आर ओन्ड बाय अ ट्रस्ट। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट आर ओन्ड बाय अ ट्रस्ट, उन पे ये एक्ट, ये जो सीका है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, ऑल दोस इंडस्ट्रीज दैट आर रिलेटिंग टू शिप एंड अदर वेसल्स ड्रॉन बाय पावर। तो हमने पहले ही ये बता दिया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे के सारे इंडस्ट्रीज कवर होते हैं एक्सेप्ट योर शिपिंग इंडस्ट्री। सो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि रिलेटेड टू शिप वगैरह है, शिपिंग जो है, ऐसे शिप जो पावर से चलते हैं, वो सब बिल्कुल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड, क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है? ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो SSI यूनिट्स होते हैं, ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दो। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इसमें एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको मानते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़। सो लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट in plant and machinery. Now the investment in machinery may be ownership, lease और hire purchase. So यहाँ पे हमने देख लिया कि किन किन पे एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज हम देख रहे हैं, और हमने ये देखा कि किन किन पे ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है, और किन किन ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिस पे, या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, इंडस्ट्री रिलेटिंग टू शिप हो गया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब पे ये जो है ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्विक डेफिनेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। इतनी देर से हम देख ही रहे हैं कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होता क्या है, उसका नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। अब हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है आपका प्रॉपरली दिया गया है सेक्शन 3 में। ओके, इट इज गिवन इन सेक्शन 3 ऑफ दिस सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। सो यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है? इट इज एन इंडस्ट्रियल कंपनी बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 years which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth। so यहाँ पे एक ऐसा सिक यूनिट क्या है, नॉट लेस देन 5 years, इतने टाइम में उसका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर जिसका लॉस कितने के बराबर हो, इक्वल टू और एक्सीडिंग इस एंटायर नेटवर्थ, उसका जो एंटायर नेटवर्थ है या तो उसके बराबर या फिर उसके ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे जो नेटवर्थ है ये है आपका मेन की। नेटवर्थ से या तो इक्वल टू या तो इससे ज्यादा अगर लॉस हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऐसी कंपनी क्या है, वो सिक है, ऐसी कंपनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है। सो अगर हम बोले कि एनी कंपनी जिसको क्वालिफाई करना है एज अ सिक कंपनी, सो हाउ डू यू क्वालिफाई एज अ कंपनी, हाउ विल योर कंपनी क्वालिफाई एज अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी? तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगे? पहला कंडीशन यही होगा, इट मस्ट बी अ कंपनी एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऐसा कंपनी जिसका जो हरकतें जो है कुछ इस प्रकार का हो, जिसका जो लॉस है उसका क्या हो, एंटायर नेटवर्थ के बराबर या उससे ज्यादा हो। सेकेंड, इट मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल कंपनी, इंडस्ट्रियल कंपनी वो होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी इट शुड हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 5 years, एटलीस्ट 5 years। यहाँ पे हमने जो 5 years का क्लॉज रखा है, एटलीस्ट 5 years का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले साल में लॉस करके आप बोल रहे हो कि भाई मेरा तो सिक इंडस्ट्री हो गया, नहीं ऐसा नहीं। एटलीस्ट 5 years जो है आपका चलना चाहिए। एंड इट्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस मस्ट नॉट बी लेस देन इट्स नेटवर्थ। तो नेटवर्थ के कम नहीं होना चाहिए कभी भी लॉस, नेटवर्थ के या तो बराबर हो या तो उससे मोर हो, इक्वल टू और मोर होना चाहिए उसका लॉस। सो आपको यहाँ पे आई होप समझ आ गया होगा कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो होता क्या है। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शनिंग देखें कि सीका जो है पूरा का पूरा फंक्शन किस तरीके से करता है। सो सीका का हमने मेन ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिया कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि आइडेंटिफाई करना, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को जल्दी से आइडेंटिफाई करना और स्पीडी जो है मेजर लेना ताकि हम उसको या तो रिवाइव कर पाए या तो रिहेबिलिटेट कर पाए। सो इसके अकम्पलिशमेंट के लिए सीका ने क्या किया है, उसने एक BIFR बोर्ड बनाया है। BIFR का फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जो है एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन, और इसको जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1987 में।
अब जब होता क्या है, कोई भी कंपनी जो होती है वो सिक होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं BIFR में। यहाँ पे BIFR में उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होती है और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो एक्चुअली सिक है भी कि नहीं। उसके बाद BIFR क्या करती है, एक ऑपरेटिंग एजेंसी अपॉइंट करती है। इट विल अपॉइंट एन ऑपरेटिंग एजेंसी टू प्रिपेयर अ रिवाइवल स्कीम। वो एक रिवाइवल स्कीम के लिए कि हम इसके लिए क्या, इस इंडस्ट्री को, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हम जो है क्या स्कीमें लेके आए, उसके लिए जो है एक ऑपरेटिंग एजेंसी जो है बनाया जाता है। और इसके बाद ये स्कीम जो है, जो भी स्कीम बनाती है, ये स्कीम जो है बोर्ड जो होता है वो सैंक्शन करता है। सो ये है इसका मेन। अगर हम फंक्शन की बात करें, क्या है फंक्शन, सीका जो होता है, सीका ने कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है BIFR जो कि है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मेनली काम क्या है, कोई भी अगर इंडस्ट्री सिक होगा तो उसको हम रेफर करेंगे BIFR में। BIFR डिसाइड सबसे पहले करेगी कि एक इंडस्ट्री सिक है भी कि नहीं, फिर ये बोर्ड जो है एक ऑपरेटिंग एजेंसी बनाएगी जो कि प्रिपेयर करेगा एक रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन स्कीम। और ये जो स्कीम होगा इट विल बी सैंक्शन्ड बाय द बोर्ड आफ्टर इनवाइटिंग फॉर एनी ऑब्जेक्शंस। सो अगर कोई भी इंडस्ट्री सिक हुई है कि नहीं है, उसको आप कैसे जज करोगे, उसका क्या देखोगे, उसका आप अकाउंट्स देखोगे। ऑब्वियसली आप उसका अकाउंट्स ही देखोगे। सो फाइनलाइज्ड और ऑडिटेड अकाउंट्स जो है आपके हाथ में होना चाहिए। उसको देख कर ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखती है कि वो रेफर करती है इसको BIFR में विदिन 60 डेज आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। सो अकाउंट्स के फाइनल होने के विदिन 60 डेज में जो है रेफर हो जाता है BIFR में। नाउ इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द company is a sick industrial company, it can make a reference even before finalization of the account। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारा अल्टीमेट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि भाई सिक इंडस्ट्री है, ये जो है एकदम ही 60 डेज का वेट करने की जरूरत नहीं, अगर उनको लगता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ कंपनी है, बहुत ही ज्यादा खटारा कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा सिक है, तो ये जो है रिवाइविंग जो भी मेजर्स वगैरह जो है, जो स्कीम वगैरह जो है वो पहले भी कर सकते हैं बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स। सो यहाँ पे BIFR का जो काम है, जो BIFR का काम वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे है। इसके अलावा पोटेंशियली सिक कंपनीज, एक बात आती है यहाँ पे, पोटेंशियली सिक कंपनीज। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट में जो हमारा सीका एक्ट है, इसके अंदर जो है रेमेडियल मेजर्स काफ़ी हम ले सकते हैं, जो कि हम जब कंपनी हमें लग रहा है कि सिक होगा, ऐसा नहीं कि सिक होने के बाद, जब हमें कंपनी है यानी कि पोटेंशियली हमें जब लगता है कि ये सिक होने वाला है, व्हेन इट इज पोटेंशियली सिक, ये सिक होने वाला है, तो ऐसे स्टेज पे जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, हम उसको रेमेडियल मेजर जो है उस पॉइंट पे जो है वो हम कर सकते हैं। Now, a potentially sick industrial company is one whose accumulated losses at the end of any financial year has resulted in erosion of 50% or more of its peak net worth during the immediate preceding 4 financial years। तो यहाँ पे जो है सिक तो हम 100% को देखते हैं, बट यहाँ पे अगर 50% से ज़्यादा भी आपका जो है नेटवर्थ का इरोजन हो गया है तो हम उसको पोटेंशियली सिक मानेंगे। और 100% हो गया तो वो कम्प्लीटली सिक होगा, बट अगर 50% जो है आपका नेटवर्थ का जो है इरोजन हो गया है, सो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको पोटेंशियली सिक मानेंगे और वहीं पे उसको अरेस्ट करके वहीं पे जो है जो भी रेमेडी हमको करना है हम उसको वहां पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये पोटेंशियली सिक कंपनी को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इस सीका के अंदर ही वो कॉन्सेप्ट जो है आता है। अगर फर्दर हम सीका की बात करें तो सीका जो था 2 बार अमेंड हुआ था। अगर हम इसको अमेंडमेंट की बात करें, ये 2 बार अमेंड हुआ था। पहला अमेंडमेंट इसका हुआ था 1991 में, ठीक है। When government companies as defined in section 617 of the Companies Act 1986 were brought within the purview of the act, later 1993 में भी यहाँ पे चेंज हुआ था, when a number of changes were effected in its various provisions। so यहाँ पे जो है काफी चेंजेस जो है हुए थे, 2 बार चेंज हुआ था। 1991 में एक चेंज हुआ था और सेकेंड चेंज जो है हुआ था हमारा 1993 में। बाकी एज स्टेटेड अर्लियर जो कंपनीज एक्ट था उसका जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ था कि यहाँ पे हम जो है सिक कंपनीज से रिलेटेड जो है सारा जो अथॉरिटी हमने किसको दे दिया। आपको याद होगा हमने NCT के बारे में पढ़ा था, NCLT के बारे में, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको यहाँ पे इंचार्ज बना दिया था कि वो भाई रिस्पॉन्सिबल होंगे किसका, वाइंडिंग अप का।
हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वाइंडिंग अप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NCLT को हमने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इन्होंने दिया है। सो अकॉर्डिंगली सीका जो है, सीका एक्ट जो है, ये पर्टिकुलर एक्ट को प्रपोज किया गया है टू बी repealed and it is sought to be wound up, but since the relevant provisions of the Company Act 2002 has not been given effect to, सीका has not yet been repealed। so अभी जो है इसको वैसे तो वाइंड अप हो जाएगा ये सीका एक्ट, बट अभी तक किया नहीं है इसको, और ये वाइंड अप होने का रीजन यही है कि ऑलरेडी NCLT हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑलरेडी है जो कि इसको हैंडल करेगी, जो भी इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ऑल सच कंपनी। सो इस एक्ट का जो है अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अभी ये एक्ट जो है बंद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। सो दैट्स इट, हमने ये पूरा का पूरा यूनिट जो है कवर अप कर लिया है। यूनिट में हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा कि भाई ये कॉर्पोरेट लॉ वगैरह जो है होता क्या है, उसका हमने एवोल्यूशन देखा, एवोल्यूशन किस किस तरीके से जो है ये बना, और उसका बेसिक फ्रेमवर्क देखा। फिर मेजर चेंजेस हमने देखे, पहला हमने चेंज देखा जो 1999 टू 2001 में जो चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुए थे 1999 2001 में डिफरेंट अमेंडमेंट हुए थे। देन 2002 में जो मेजर चेंजेस हुए थे वो हमने देखा, जिसके में आपने दो चीजें पढ़े, एक तो आपने पढ़ा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट और देन आपने पढ़ा कंपनीज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, है ना, तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी। फिर हमने बिल पढ़ा, कंपनीज अमेंडमेंट बिल के बारे में हमने पढ़ा। देन वी स्टडीड फाइनली अबाउट जो आज हमने देखा सीका के बारे में देखा। सीका क्या था? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो हमें मिला है 1985 में, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। सो दैट्स इट, वी हैव फिनिश्ड विद दिस यूनिट। यूनिट 6 को हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, कॉर्पोरेट लॉज 1। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.